So, hello everyone. This is the fourth session of our EPFO सीरीज। और इस सेशन में बेसिकली हम लोग जो है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 की बात करने वाले हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 पहले मैं बता दूं कि बहुत सालों से इस पर सवाल जो है वो नहीं पूछा गया है, तो बहुत लेस रेलेवेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी सिंस दिस इज इन आवर सिलेबस वी हैव टू डू इट। अर्लियर दो टॉपिक्स जो मैंने कराए हैं, एम्प्लॉय ये दिस वन दैट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये दोनों एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल जो है वो इन दोनों एक्ट से आते हैं। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट है उससे भी सवाल जो है वो आते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू इट। बट नाउ वी विल बी डूइंग विद पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। सो कुछ पहली बात तो हम लोग को ये जानना है कि व्हाट इज द ग्रेचुइटी, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी एक मॉनेटरी बेनिफिट होता है, कुछ पैसे का एक बेनिफिट होता है जो कि एक एम्प्लॉयर जो है वो देता है एक एम्प्लॉय को। क्यों? फॉर ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, कि आपने हमारी कंपनी में या हमारी स्टैब्लिशमेंट में इतने सालों काम किया, सो एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर योर लॉन्ग टर्म सर्विस वी आर गिविंग यू ए ग्रेटिट्यूड। तो ये ग्रेटिट्यूड जो है वो बेसिकली एक तरह से मॉनेटरी बेनिफिट या कुछ पैसे जो है वो दिए जाते हैं। वन टाइम पैसा होता है, ये पेंशन की तरह ये हमेशा जो है वो नहीं दिया जाता है, वन टाइम जो है ये होता है। एंड दिस ग्रेटिट्यूड ये हर किसी को नहीं मिलता है। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। और दूसरी चीज की इसकी थोड़ी बहुत जो है हमें हिस्ट्री देखनी है कि कैसे ये इवॉल्व हुआ और भारत में इसका क्या अभी सिनेरियो चल रहा है। तो बेसिकली रिटायरमेंट के समय, रेजिग्नेशन या डेथ के समय जो है इसे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके भी पीछे जो है वो एक टर्म्स एंड कंडीशंस है जो हम लोग आगे बात करेंगे। इससे जो है बेसिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो बेसिकली एक तरह से आ जाती है एम्प्लॉयर्स को। एंड दे रिकॉग्नाइज द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करने के लिए भी इस तरह के पैसे जो है वो दिए जाते हैं, दैट इज टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। तो gratuity is governed by specific laws and varied across countries as part of employees welfare and retirement benefits. Country to country benefit करता है gratuity amount में, gratuity amount as well as the gratuity terms and conditions. Gratuity जो है उसके लिए क्या क्या eligibility criteria है ये depend करता है। Since we are reading for India, तो हम लोग इंडिया पे ही स्टिक रहेंगे। What are the basically what are the requirements of the gratuity act? So global scenario एक बार देखें तो जो developed countries हैं, in these developed countries they are basically part of the broader social security। तो ये वहां पर जो है ये प्रचलन में है, ये वहां पर जो है वो दिया जाता है। पेंशन सिस्टम्स के साथ ही जो है ये बेसिकली एक तरह से सोशल सिक्योरिटी के तौर पर ये दिया जाता है। दे आर रेगुलेटेड बाय लेबर लॉज टू एंश्योर पोस्ट रिटायरमेंट सपोर्ट। तो रिटायरमेंट सपोर्ट में जो पेंशन दिया जाता है उसके अलावा एक ग्रेचुइटी अमाउंट भी हैप्पी सम जो है वो दी जाती है डेवलप्ड कंट्रीज में। बट इन डेवलपिंग कंट्रीज ग्रेजुइटी लॉ जो है वो वेरी करती है, दे आर वेरिंग वेरी वाइडली विद इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कि ग्रेजुइटी जो है वो कैसे दी जाएगी। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ये सब जो है सब निर्भर करता है। इन्फ्लुएंसिंग एनफोर्समेंट एंड बेनिफिट लेवल्स। सो दैट्स व्हाई बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट जो फॉरेन कंपनीज है वो भारत में या फिर कोई डेवलपिंग कंट्रीज में आकर जो है वो बेसिकली एक अपना जो है एस्टेब्लिशमेंट सेटअप करती हैं, ताकि उन्हें जो है इस तरह की छोटी मोटी खर्चे जो है वो उनसे जो है वो बचा जा सके। एशियन मिडिल ईस्ट की बात करें, सो एशियन मिडिल ईस्ट ग्रेचुइटी इज की एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स। की एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स इन द सेंस की जब आपकी सर्विस जो है वो खत्म हो जाती है, तो टर्मिनेट हो गया या तो आपकी रिटायरमेंट हो गई, तो उस समय जो है ग्रेचुइटी दिया जाता है। स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक कंस्ट्रक्शन विद कंट्रीज लाइक यूएई। यूएई में बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो उसके लिए काफी फेमस है वहां पर। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहां पर ऐसे भी बहुत ज्यादा है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आते हैं। उन्हें जो है एक लमसम जो है पेमेंट दी जाती है। इनकी सैलरी और सर्विस जैसी रहती है, उनकी सर्विस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उन्हें लमसम एक पेमेंट दी जाती है एट द एंड ऑफ द सर्विस। ठीक है, नाउ इंडियन सिनेरियो में ग्रेचुइटी पेमेंट का क्या अभी बेसिकली क्या चल रहा है अभी। तो लीगल फ्रेमवर्क की अगर हम लोग बात करें तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 से जो है वो इसकी ये अपनी पावर्स डिराइव करता है, यानी ग्रेचुइटी के जितने भी लॉज हैं वो सभी इस एक्ट से जो है वो अपनी जो है पावर डिराइव करते हैं। दे आर एप्लीकेबल टू एस्टैब्लिशमेंट्स विद 10 और 10 प्लस एम्प्लॉइज, 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज जहां पर जिस एस्टैब्लिशमेंट्स में है वहां पर
ग्रेजुएटी पेमेंट जो है वो दिया जा सकता है। एंड एम्प्लॉइज बिकम एलिजिबल आफ्टर 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। कंटिन्यूअस सर्विस यहाँ पर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूअस सर्विस इसका मतलब ये नहीं कि 3 साल यहाँ नौकरी किया, उसके बाद 5 साल कहीं और किया, फिर यहाँ पर आकर जो है 2 साल और नौकरी किया तो 5 साल हो गए, जी नहीं। 5 years कंटिन्यूअस लॉन्ग सर्विस जो है वो देनी पड़ती है अपॉन रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसेबलमेंट। किसी भी एक तरीके से अगर आपने रिजाइन कर दिया तो उसमें भी जो है आपकी रिटायरमेंट हो रही है, उसमें डेथ या हो गई किसी कारण से या डिसेबल हो गया किसी कारण से, तो इसमें जो है वो ग्रेजुटी जो है वो दी जा सकती है। कैलकुलेशन एंड एलिजिबिलिटी। अब कैलकुलेशन कैसे होता है ग्रेजुटी का, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे, लेकिन ग्रेजुटी जो है वो बेसिकली 15 days वेज पर कंप्लीटेड ईयर बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो सपोज आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी जो है वो बेसिकली 1000 रुपीज थी, तो 1000 रुपीज जो है वो आपकी जो है वो लास्ट ड्रॉन सैलरी है। तो इसमें इसका 15 दिन का जो वेजेस है, यानी कि ये तो 30 दिन की सैलरी हुई, 15 दिन की जो सैलरी है, 15 दिन यानी 500 रुपीज, 500 रुपीज की जो सैलरी है वो उस सैलरी को बेसिकली जो है एक तरह से हम लोग ग्रेचुटी अमाउंट जो है वो देते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली वी कैन से दैट ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक तरह से चलिए इसके बारे में हम लोग आगे फॉर्मूला देखेंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे तो वो ज्यादा क्लियर होगा, बट अभी के लिए 15 days वेजेस पर कंप्लीटेड ईयर बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी, ठीक है। बस इतना याद रखिए, अभी आगे जाके वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला से जो है हम लोग डिराइव कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 20 lakhs, तो 20 लाख से जो है ऊपर जो है वो ग्रेचुटी नहीं मिलती है। भले आपकी सैलरी सपोज लास्ट में जो है वो 50 lakhs या 1 करोड़ हो जाए सपोज, तो उसमें जो है वो ग्रेचुटी मैक्सिमम 20 लाख जो है वो दी जाती है। 2018 में जो इसे बढ़ाकर जो है 10 से 20 लाख किया गया था, उसके पहले सिर्फ 10 लाख हुआ करता था। रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो रिसेंट डेवलपमेंट्स में बेसिकली जो कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, कुछ कोर्ट रूलिंग्स के मुताबिक जो है वो जो बेटर्निटी नॉट बेटर्निटी सॉरी दी ग्रेचुटी ग्रेचुटी बेनिफिट्स जो है वो थोड़े से एक्सपैंड हुए हैं। इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल और टेम्पररी एम्प्लॉइज को भी इंक्लूड किया गया है। एंड दे आर रीडिफाइनिंग वेजेस एंड एनहांस्ड टैक्स एग्जेम्पशंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। जो ग्रेचुटी पे की जाती है उसमें आपको टैक्स एग्जेम्पशन से मिलते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सो ये रिसेंट डेवलपमेंट है, बट मेन जो है हमें जो है ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसका। So what are the objectives? So objective is simple, to provide a scheme for the payment of gratuity to employee engaged in this type of establishments. तो ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी वर्कर्स फैक्ट्रीज में, माइंस में, ऑयल फील्ड्स में, प्लांटेशंस में, पोर्ट्स में, रेलवे कंपनीज में, शॉप्स में या अदर कोई भी स्टैब्लिशमेंट्स हो या कोई भी थिंग दैट इज रिलेटेड टू इट और फॉर थिंग्स दैट आर नेचुरली फॉलो फ्रॉम इट। सो सबको कवर कर लिया गया है इस बेसिकली इस डेफिनेशन के अंदर में। तो इन सभी को बेसिकली एक तरह से ग्रेचुटी, इन सभी एम्प्लॉइज जो इस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम कर रहे हैं उन सभी को जो है वो ग्रेचुटी देना इस स्कीम का एक मकसद है, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, अब ये अप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है, तो जैसा मैंने बताया फैक्ट्रीज में, माइंस में, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट्स, रेलवे कंपनीज, शॉप एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, प्रेजेंट हैं या फिर प्रेजेंट थे 12 पिछले 12 महीने में, पिछले एक साल में, ठीक है। भले वो एक साल बाद जो है वो सपोज 10 से 9 एम्प्लॉय हो गए, बट फिर भी जो है वो दैट एस्टेब्लिशमेंट विल बी एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि कोई भी दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स में ये एक्ट को एक्सटेंड किया जा सकता है। और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन्स बाय नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन जारी करके सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक एस्टेब्लिशमेंट्स में इसे जो है एक्सटेंड कर सकती है। Once applicable, the act continues to apply even if the employee count later falls below 10। तो जैसा मैंने कहा 10 से अगर नीचे भी एम्प्लॉय हो गई, बट 10 से पहले इन्होंने जो है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंडर में इन्होंने अप्लाई कर रखा है, तो उसके बाद भी जो ये 9 एम्प्लॉइज हैं दे विल बी एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। उसके बाद ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं अब तो हमारे पास 10 एम्प्लॉइज नहीं है तो हम लोग नहीं देंगे, वो देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में हमने बहुत बार देखा है, कुछ सेक्टर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है और कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दीज आर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स। तो जहां जहां इनका जो है वो जुरिसडिक्शन है वहां वहां पर ये दे कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एज कंट्रोलिंग अथॉरिटीज। ये ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि क्या करते हैं, जो इस एक्ट को बेसिकली लागू करवाने का काम करते हैं विद डिफरेंट अथॉरिटीज फॉर डिफरेंट एरियाज। तो अलग अलग एरियाज में इनके पास अलग अलग जो है वो पावर्स होती हैं, अलग अलग बेसिकली अथॉरिटीज को ये बेसिकली अपॉइंट कर सकते हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट की डेफिनेशंस, की डेफिनेशंस में सबसे पहले आता है फैमिली। सो व्हाट इज द फैमिली? फैमिली में बेसिकली अगर एक मेल एम्प्लॉय है तो उसकी फैमिली में क्या क्या आएगा, वो खुद आएगा, व्हाट वी विल
considered as family. So himself, his wife, his children, his dependent parents and widow and children of a predeceased son. Predeceased son मतलब कि उनके जो बेटे हैं, उनके बेटे के बेटे हो सकता है, उनका सपोज दिस इज ग्रैंडफादर and his son and son's son. So if sons died, so the predeceased son ये हो जाते हैं ग्रैंडफादर के. So he for him the predeceased son is this. So that means जिनके फादर जो है वो नहीं रहे बट उनके जो है एंसेस्टर्स ग्रैंडफादर जो है वो जिंदा है. इस तरह से आप समझ लीजिए प्रीडिसीज सन जो है वो भी फैमिली के कैटेगरी में आता है फॉर मेल एम्प्लॉय. अगर एक फीमेल एम्प्लॉय है तो उसके लिए कौन कौन सी फैमिली, कौन कौन लोग जो है वो फैमिली में आते हैं. हरसेल्फ, वो खुद तो आएगी, हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, ये तो क्लियर है. इसके अलावा जो विडो है, विडो या फिर अगर वो चिल्ड्रन है, प्री डिसीज सन, ऑब्वियसली द सेम थिंग. वो सब जो है फीमेल एम्प्लॉय, बेसिकली फीमेल एम्प्लॉय की फैमिलीज में कंसिडर की जाएंगी. अगर अडॉप्टेड चिल्ड्रन है किसी के, तो अडॉप्टेड चिल्ड्रन जो है वो इंक्लूडेड है, लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन इंक्लूडेड है, यानी कि उसके प्रॉपर पेपर वर्क के थ्रू जो है, कोर्स के थ्रू जो है वो लीगली अडॉप्ट किया गया है. एंड चिल्ड्रन लीगली अडॉप्टेड बाय अदर्स आर एक्सक्लूडेड. लीगली अडॉप्टेड बाय अदर्स का मतलब क्या है कि सपोज एक चिल्ड्रन है जो कि किसी और का जो है बेसिकली बच्चा है, बट इन्होंने, इनके पेरेंट्स ने जो है किसी और पेरेंट्स को जो है बेसिकली देकर रखा है कि आप जो है इसका देखभाल करो. देन दैट पेरेंट विल नॉट बी, बेसिकली जो इनका, इनके पेरेंट्स है, इसके जो पेरेंट्स है, दैट पेरेंट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दी पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट. उनको जो है ये नहीं मिलेगा, दे आर एक्सक्लूडेड. ठीक है, बट अगर वो लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन है, किसी का नाथ बच्चा है, दे हैव अडॉप्टेड इट, देन दे कैन बी टेकन एज दी फैमिली. वेज की डेफिनेशन क्या है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने वेज की डेफिनेशन जो है वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में भी देखा है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में भी देखा है. इसमें भी वेज की डेफिनेशन जो है वो वही है कि वेजेस जो है इसमें ऑल कैश पेमेंट्स आते हैं अर्न्ड बाय एम्प्लॉय व्हाइल ऑन ड्यूटी और लीव. तो संडेज को भी जो ड्यूटी नहीं होती है बट आपको जो है संडे की सैलरी मिलती है. सो दैट्स व्हाई व्हाइल ऑन ड्यूटी और व्हाइल ऑन लीव, हो सकता है वो छुट्टी पर हो, संडे ना भी हो, लेकिन वो लीव पे है, तो उसमें भी जो है वो सैलरी उसको मिलती है एज पर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स. इसमें डियरनेस अलाउंस जो है वो इंक्लूडेड होता है, महंगाई भत्ता इंक्लूडेड होता है. सो वेजेस मींस बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस. सिंपल सा आप ये इसे याद रख सकते हैं. इन एक्सक्लूशन में क्या क्या है, व्हाट इट एक्सक्लूड्स, एक्सक्लूड्स में जो है वो बोनस है, कमीशन है, हाउस रेंट अलाउंस है, ओवर टाइम वेजेस और किसी भी अदर टाइप के अलाउंस जो मिलता है वो सभी जो है वो इसमें वेजेस में जो है वो नहीं आता है, वो एडिशनल्स में गिना जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूअस सर्विस. तो कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब क्या है, अनइंटरप्टेड सर्विस. अनइंटरप्टेड सर्विस इंक्लूडिंग ब्रेक्स ड्यू टू सिकनेस, लीव, layoffs, strike or other valid reasons is considered continuous. मतलब अगर वो बीमार रहा, कुछ दिन उसने छुट्टी ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका सर्विस ब्रेक हो गया. That will be considered as the uninterrupted service. अगर उसने लीव लिया है किसी कारण से, अगर ले ऑफ पीरियड चल रहा है, जैसे हमने ये देखा था कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें कुछ जो मंथ्स होते हैं वो ले ऑफ पीरियड्स के होते हैं. सो ले ऑफ पीरियड अगर चल रहा है तो वो अनइंटरप्टेड सर्विस में काउंट नहीं होगा, बेसिकली सॉरी इंटरप्टेड सर्विस में काउंट नहीं होगा. दैट विल बी काउंट कंटिन्यूअस सर्विस. स्ट्राइक पे है लोग, स्ट्राइक पे अगर मजदूर चले गए हैं तो वो ऐसा नहीं कि उनको जो है वो कंटिन्यूअस में नहीं गिना जाएगा. और कुछ भी ऐसा वैलिड रीजन होता है, दे विल बी बेसिकली कंसिडर्ड एज कंटिन्यूअस. अगर रेजिग्नेशन नहीं है, रेजिग्नेशन अगर नहीं है देन दे विल बी, बेसिकली आप ये समझ लीजिए अगर रेजिग्नेशन नहीं है देन दे विल बी कंसिडर्ड एज कंटिन्यूअस. ठीक है. इफ नॉट इन एन अनइंटरप्टेड सर्विस एन एम्प्लॉय इज डीम्ड इन कंटिन्यूअस सर्विस इफ दे हैव एक्चुअली वर्क्ड. ठीक है. अब कंटिन्यूअस सर्विस में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कंटिन्यूअस सर्विस में बेसिकली कितने, बेसिकली हाउ मेनी डेज ही हैज टू वर्क. सो अगर एक साल का हम लोग लेकर हैं तो एक साल में अगर उसने 190 दिन बेसिकली काम किया है, 190 दिन मतलब लगभग लगभग जो है वो 6 मंथ्स के करीब जो है वो उसने काम किया है. तो 6 मंथ्स में भी बेसिकली कहाँ पर, इन माइंस और ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जहां पर लेस देन 6 डे ए वीक जो है वो वहां पर काम होता है, यानी कि 5 दिन 4 दिन अगर वहां पर इस तरह से काम होता है, हफ्ते में 4 दिन, हफ्ते में 5 दिन, सो दैट विल बी काउंटेड एज बेसिकली दिस इन दिस कैटेगरी. तो 190 दिन अगर उसने काम किया है माइंस में, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज इन द कंटिन्यूअस सर्विस. ठीक है. अगर वो ऑल बाकी केसेस है यानी कि 6 डेज या उससे ज्यादा है, so that will be counted as 240 days. तो 40 दिन अगर वो काम करेगा then that will be considered as the he will be eligible for the maternity he will be eligible for the gratuity act. ठीक है. अगर 6 महीने के पीरियड में देखा जाए तो 6 महीने का भी यहाँ पर जो है वो प्रोविजन दिया गया है. 6 महीने में 95 डेज वही सेम माइंस और लेस देन 6 डे एस्टेब्लिशमेंट और 120 दिन इन ऑल अदर केसेस. ये दिया क्यों गया है, ग्रेजुटी कैलकुलेशन करने में इजी हो. सपोज उसने जो है बेसिकली वहां पर जो है वो 10 साल एंड 8 मंथ्स काम किया है वहां पे,
सो 10 years 8 months अगर उसने काम किया है, सो ये 10 साल का जो है बेसिकली इस फॉर्मूला से जुड़ जाएगा। और ये जो 8 महीना है, ये 8 महीना को ये लोग जो है वो 1 साल बढ़ा देंगे, यानी कि इसको जो है वो राउंड ऑफ करके 11 years कर दिया जाएगा। एंड इसको बेसिकली इस तरह ट्रीट किया जाएगा। बट इफ ही हैज डन 10 years एंड 1 2 months जॉब, 10 महीने 10 साल और 2 महीने की जॉब की है, तो 2 महीने को राउंड ऑफ करके जो है ये बेसिकली इस 6 मंथ में बेसिकली इसे कंसिडर किया जाएगा। तो 6 मंथ्स में के अंडर में जो है इसे कंसिडर किया जाएगा। तो ये बेसिकली अप्रोक्सीमेशन के लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, बस ये आपको डेटा याद रखना है, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। अगर कोई सीजनल स्टैब्लिशमेंट है, सीजनल स्टैब्लिशमेंट मतलब वो स्टैब्लिशमेंट जो है वो हर सीजन जो है वो नहीं रहती है। हर सीजन इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन इंडस्ट्री है ना, जूट इंडस्ट्री है, शुगर केन इंडस्ट्री है। दिस टाइप ऑफ establishments are not working, employees are not working there for whole year, so they are deemed in continuous service if they have worked at least 75 of the operation days। तो ऑपरेशनल डेज वो 8 मंथ्स है शुगर केन में, 8 मंथ्स ऑपरेशनल डेज हैं। तो 8 मंथ्स में करीब उसने अगर 6 मंथ्स काम किया है, तो 6 मंथ्स जो है वो अगर उसने काम किया है तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर हिम। ठीक है, तो एम्प्लॉइज कितने दिन काम कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट्स में, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कंटिन्यूअस और इंटरप्टेड सर्विस। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी की बात करें तो ग्रेजुटी पे कैसे होगी? सो ग्रेजुटी इज पेबल आफ्टर 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस अपॉन सुपरएनुएशन, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। अगर वो रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन कर रहे हैं लेकिन 5 साल उसने कंटिन्यूअस सर्विस दी है, कंटिन्यूअस सर्विस यानी कि ये वाली, ये हर साल इसने जो है वो लगभग 190 दिन काम किया है, 240 दिन काम किया है अगर बाकी केसेस में है तो अब जाकर वो 5 साल एक तरह से, तब जाकर वो जो है उसे कंटिन्यूअस सर्विस में गिना जाएगा। सो एक्सेप्शन क्या है? 5 year सर्विस इज नॉट रिक्वायर्ड अगर टर्मिनेशन इज ड्यू टू डेथ और डिसेबलमेंट कॉज बाई एक्सीडेंट और डिजीज। अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई काम करते हुए भी, एंड 5 years उसने जॉब नहीं की, बट 3 साल में जो है बेसिकली उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, सो ही विल बी एलिजिबल फॉर दी ग्रेच्यूटी। ठीक है, देन ऑल्सो इफ यू बिकम डिसेबल्ड, सपोज फैक्ट्री में काम कर रहा है बट उसकी जो है वो एक हाथ चली गई, सो ही विल नॉट बी वर्क एबल टू वर्क, सो दैट पर्सन विल ऑल्सो गेट दी ग्रेच्यूटी पेमेंट। सो दैट्स व्हाई देयर आर सम एक्सेप्शंस। तो अगर एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि इवन इफ पर्सन डाइड before 5 years he will not get the gratuity, so that will not be true। तो कंफ्यूजन नहीं करना है ये सोचकर कि 5 साल ही काम किया है तभी जाके मिलेगा। एक्सेप्शंस जो है वो यहाँ पर है। कैलकुलेशंस कैसे होती है? सो दिस इज द कैलकुलेशन। 15 days वेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में बेसिकली 15 दिन जो है वो देखा जाता है, और पार्ट ओवर 6 मंथ्स। अगर 1 साल से बेसिकली ज्यादा है, 6 मंथ्स के करीब में अगर बन रहा है, तो उसे जो है वो देखा जाता है बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी। ठीक है, लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब ये ग्रेचुटी मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26 into 15 into नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। तो सपोज उससे मंथली सैलरी जो है वो, सपोज मंथली सैलरी उसकी जो है वो 1000 रुपए थी। ठीक है, 1000 रुपए उसकी मंथली सैलरी थी डिवाइडेड बाय 26। और कितने 26 क्यों लिया गया है? बेसिकली 26 इसलिए लिया गया क्योंकि 30 दिन का महीना ऐसा गिना जाता है, लेकिन 4 संडेज होते हैं उसमें, तो उसे जो है वो नहीं लेते हैं फॉर कैलकुलेशन में। ठीक है, और ये तो एक दिन का हो गया। 15 दिन जो है वो उसे लेना है। और कितने साल उसने काम किया? तो सपोज उसने जो है वो 10 साल काम किया, तो जो भी इसका जो भी पेमेंट आएगा वो हो जाएगा सीधा सीधा जो है वो उसकी ग्रेचुटी। ठीक है, सो फॉर बेसिकली फॉर ये सिंपल ग्रेजुटी की फॉर्मूला है। तो अगर नॉर्मल कोई एम्प्लॉय है जो वहां पर काम जो एस्टेब्लिशमेंट में डेस्क जॉब कर रहा है या कोई एक जगह पे काम कर रहा है, माइंस में काम कर रहा है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल होती है, जहां पर मंथली बेसिस पर उसे सैलरी मिलती है। फॉर पीस रेटेड एम्प्लॉयज, पीस रेटेड का मतलब क्या है कि उसे हर एक पीस बनाने का उसे जो है वो पैसा मिलता है। तो एवरेज वेज ऑफ लास्ट 3 मंथ्स एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम आर कंसिडर्ड। तो लास्ट 3 महीने का जो उसका एवरेज वेज है, तो सपोज उसे एक पीस बनाने का 1 रुपया मिलता है, तो उसने किसी महीने 100 पीस बनाए होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, उसमें सेल्स में उसमें क्या होता है, किसी दिन 100 पीस जो है वो बेसिकली बेचे, उसके बाद 90 पीसेस हो सकता है, फिर 110 पीस जो है वो हो सकता है नेक्स्ट मंथ बेचे। तो इसका जो है वो बेसिकली एक एवरेज ले लिया जाता है, एंड एवरेज जो है उसे जो है वो एक तरह से ग्रेचुटी के लिए कंसिडरेशन किया जाता है। सीजनल एम्प्लॉइज जिनका हर महीने जो है वो बेसिकली फिक्स नहीं है, सीजनल एम्प्लॉइज के लिए देयर ग्रेचुटी इज फिक्स्ड 7 days वेजेस पर सीजन। तो 7 दिन का वेज जो है हर सीजन में बेसिकली जितना उनको जो है वो मिलता है, 7 दिन 7 दिन तक जितना वो कमाते हैं, दैट विल बी देयर बेसिकली दी ग्रेचुटी। मैक्सिमम ग्रेचुटी जैसा मैंने बताया 20 लाख मिलेगा, इससे ज्यादा जो है ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। नाउ कंपल्सरी इंश्योरेंस क्या होता है? सो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, बहुत बार क्या करते हैं, वो इस तरह की बहाना दे देते हैं कि नहीं हमारे पास जो है वो ग्रेजुटी के लिए पैसे नहीं है, या वो किसी न किसी तरह की बहाना जो है वो
वो दे देते हैं। सो फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयर्स दे मस्ट ऑब्टेन ग्रेजुटी लाइबिलिटी इंश्योरेंस, तो ग्रेजुटी लाइबिलिटी इंश्योरेंस उनको लेना पड़ेगा फ्रॉम एलआईसी और कोई भी अप्रूव्ड इंश्योरर है उससे। क्यों? ताकि वो उस इंश्योरेंस के पैसे से बेसिकली वो उसको ग्रेजुटी दे पाए। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इनमें एग्जेम्प्टेड है क्योंकि उनका एक अपना है, उनका तो सरकारी होता है, बट प्राइवेट एम्प्लॉयर्स के लिए ये है। कुछ एग्जाम्पशंस है इसमें, एग्जाम्पशन जैसे एम्प्लॉयर्स विद एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड्स, जहां पर जिस एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयर ने अपनी खुद की एक ग्रेजुटी फंड एस्टेब्लिश कर रखी है, उसको जो है वापस ये बेसिकली ग्रेजुटी लाइबिलिटी इंश्योरेंस लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि उसने ऑलरेडी कर रखा है। सो और दीज विद 500 एम्प्लॉयज हु सेट अप वन, सो जिस एस्टेब्लिशमेंट में एक तो पहला ये हो गया कि जिसने जो है वो ग्रेजुटी अप्रूव्ड फंड जो है एस्टेब्लिश करके रखी है, और दूसरा जिसमें 500 प्लस एम्प्लॉयज जो है वो काम कर रहे हैं। Employers must register with the controlling authority, which requires proof of insurance or approved gratuity fund. तो कोई भी अगर यहाँ पर अप्लाई करने जाता है तो पहले तो वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ उसे रजिस्ट्रेशन करना होगा। कंट्रोलिंग अथॉरिटी जैसा मैंने बताया वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी वही सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें जो है बेसिकली एक इंश्योरेंस प्रूफ चाहिए or an approved gratuity fund. Government may form a board of trustees for gratuity management and recovery of dues. May form जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो ग्रेजुटी फंड मैनेजमेंट के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाए, बट सरकार जो है वो बना सकती है। अगर पेमेंट रिकवरी करवानी है तो उसमें बेसिकली एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाया जा सकता है। नॉन कंप्लायंस है, इसका मतलब क्या है कि नो इंश्योरेंस या फंड कंट्रीब्यूशन मेक्स द एम्प्लॉयर लायबल टू पे ग्रेजुटी इमीडिएटली विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली नॉन कंप्लायंस होता है। एम्प्लॉयर जो है वो बेसिकली इसको जरूरी नहीं है कि वो जो है वो ग्रेजुटी जो है वो बेसिकली इंश्योरेंस करवाए तो भी जो है उसे पे करना है। ठीक है, ग्रेजुटी बेसिकली अगर उसने इंश्योरेंस करवाया है सो उसे जो है वो इंटरेस्ट की आगे मैं बताऊंगा किस तरह से पेनल्टी लगती है, तो उसे जो है वो इंटरेस्ट उस तरह की पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। So next thing is nomination. The employees with 1 year of service must nominate beneficiaries for gratuity in case of death. तो 1 साल सर्विस उनकी ज्यादा हो गई है तो उनको बेनिफिशियरीज जो है वो बेसिकली नॉमिनेट करना पड़ेगा, यानी कि उनके डेथ के बाद, सपोज उनकी डेथ हो जाती है बीच में, तो उनके डेथ के बाद जो है वो पैसा किसे मिलेगा, सो दैट विल बी नॉमिनेटेड बाय एम्प्लॉइज। ठीक है, नॉमिनेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ मल्टीपल पर्संस, हो सकता है उसकी एक फैमिली हो लेकिन वो फैमिली में बहुत सारे लोग हों, तो कुछ जो है वो परसेंट जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। सपोज 20% जो है वो अपनी वाइफ को दे दे, है ना, 10% जो है वो अपने सन के नाम कर दे, है ना, 40% जो है वो अपनी मदर के नाम कर दे। सो नॉमिनेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ द मल्टीपल पर्सन। ठीक है, इफ द एम्प्लॉय हैज अ फैमिली नॉमिनेशन कैन बी मेड ओनली इन फेवर ऑफ फैमिली। अगर उसकी फैमिली है देन फैमिली के नाम पे ही किया जा सकता है, जैसा मैंने बताया। अगर फैमिली नहीं है तो वो जो है वो किसी के नाम पे भी जो है वो कर सकता है, नो डाउट। अगर एम्प्लॉय की फैमिली नहीं है तो कोई भी नॉमिनेट हो सकता है, लेकिन नॉमिनेशन बिकम्स इनवैलिड अपॉन एक्वायरिंग ए फैमिली। तो अगर सपोज अपने उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो अपने भाई के बेटे बेटे के ऊपर जो है वो नॉमिनेट कर दिया, ठीक है, जब तक उनकी शादी नहीं हुई। बट एक बार उनकी शादी हो गई देन हुआ क्या कि दैट नॉमिनेशन विल बिकम इनवैलिड, उन्हें फिर से जो है वो क्या करना पड़ेगा, एक नया नॉमिनेशन जो है फाइल करना पड़ेगा। नॉमिनेशंस कैन बी मॉडिफाइड एनी टाइम विद रिटन नोटिस टू द एम्प्लॉयर। तो मॉडिफाई किया जा सकता है, सपोज इसमें जो है उसकी मदर की डेथ होगी तो अब ये 40% तो कहीं नहीं जाएगा, ये 40% उनको तो जाएगा नहीं, तो किन को जाएगा, तो हो सकता है सन को ट्रांसफर कर दे। तो मॉडिफाई किया जा सकता है नॉमिनेशन कभी भी। ठीक है, इफ ए नॉमिनी डाइज बिफोर द एम्प्लॉय ए न्यू नॉमिनेशन मस्ट बी मेड। ठीक है, नॉमिनी अगर मर जाता है एम्प्लॉय के पहले, तो नॉमिनी जिसका नाम है उसको ही मर गया, तो एक नया नॉमिनेशन जो है वो किया जा सकता है फाइल, इसमें नो डाउट। ऑल नॉमिनेशंस और चेंजेस मस्ट बी सबमिटेड टू द एम्प्लॉयर। कोई भी चेंज किया करना है नॉमिनेशन में या फिर कोई भी नॉमिनेट किया जाता है व्यक्ति को, उससे पहले एम्प्लॉयर को जो है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। अब ग्रेजुटी अमाउंट जो है वो डिटरमाइन कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो एलिजिबल एम्प्लॉइज, जो एलिजिबल हैं, एलिजिबल एम्प्लॉइज जैसा मैंने बताया कंटिन्यूअस सर्विस याद कीजिए 240 डेज 195 डेज वाले। तो एलिजिबल एम्प्लॉइज मस्ट अप्लाई इन राइटिंग फॉर ग्रेजुटी, पहले तो जो है वो लिखेंगे, लिखित में देंगे वो ग्रेजुटी के लिए। उसके बाद जो एम्प्लॉयर है दे विल डिटरमाइन द अमाउंट एंड नोटिफाई बोथ द एम्प्लॉय एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी। एम्प्लॉयर को पहले तो वो अमाउंट डिटरमाइन करेगा कि कितना अमाउंट इसका जो है वो भी देना है, देन उसके बाद जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी और एम्प्लॉय दोनों को जो है वो क्या करेगा, पहले उसके बाद नोटिफाई करेगा। उसने देखा कि इस फॉर्मूले से जो है लगभग इनके जो है 11,000 जो है वो नॉमिने ये बेसिकली अमाउंट आ रहा है जो ग्रेजुटी में देना है। सो एम्प्लॉय एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी दोनों को जो है वो इवन विदाउट एन एप्लीकेशन नोटिफाई करना पड़ेगा। ग्रेजुटी मस्ट बी पेड विद इन 30 days ऑफ बिकमिंग पेएबल एल्स सिंपल इंटरेस्ट इज ड्यू।
30 दिन के अंदर जो है वो आपको ग्रेजुटी पे करनी होगी। ठीक है, 30 दिन के अंदर जो है वो फाइलिंग के बाद ग्रेजुटी पे करनी होगी, अदरवाइज उसमें जो है वो ब्याज चढ़ता रहेगा सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर। अनलेस डिले इज ड्यू टू द एम्प्लॉय एंड अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी। जब इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा, जब एम्प्लॉय के कारण जो है वो डिले हो। एम्प्लॉयर ने तो कह दिया कि भाई मैं दूंगा, लेकिन एम्प्लॉय जो है वो अपनी तरफ से फॉर्मल प्रोसेस नहीं पूरी कर रहा है, तो उसके चलते जो डिले है उसमें एम्प्लॉयर को कोई भी फाइन जो है वो नहीं देनी पड़ेगी, कोई भी पेनल्टी या फिर कोई भी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट हो जाता है, सो अमाउंट में डिस्प्यूट हो जाता है, सपोज एम्प्लॉयर का कहना है कि अमाउंट जो है वो मुझे कम मिला, या एडमिसिबिलिटी जो है हो सकता है उसने जो है वो कहा हो कि नहीं मैंने कोई ज्यादा दिन काम किया था, मुझे कम दिन जो है वो दिखाया जा रहा है, ये रेसिपिएंट में अगर किसी तरह किसी दूसरे के नाम पर या फिर किसी दूसरे के नाम पर जो है वो किसी तरह से जो है वो अगर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, तो एम्प्लॉयर मस्ट डिपॉजिट द अमाउंट विद द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट होगा, उनको सारा का सारा अमाउंट पहले जमा करवाना होगा, एंड देन डिस्प्यूट्स में बी रेफर टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी बाय एनी कंसर्न पार्टी। तो या तो एम्प्लॉय चला जाए या तो एम्प्लॉयर चला जाए कंट्रोलिंग अथॉरिटी में जाकर, और जो है वो डिस्प्यूट की सुनवाई होगी। अपील कैसे होगी? अपील जो है वो बेसिकली against the authority order must be filed with the appellate authority within 60 days. An employer must deposit the gratuity amount before appeal is accepted. So अथॉरिटी ने जो भी ऑर्डर दिया है, सपोज अथॉरिटी ने कहा कि हाँ भाई एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा ये अमाउंट, दिया आपने जो है उसे कम दिया है, तो एम्प्लॉयर्स का अथॉरिटी का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ अपील किया जा सकता है, बट इन ओनली द एपलेट अथॉरिटी, बट विद इन 60 डेज, 60 दिनों के अंदर उसे अपील करना है। एंड एम्प्लॉयर्स मस्ट डिपॉजिट द ग्रेचुटी अमाउंट बिफोर अपील इज एक्सेप्टेड। जितना भी ग्रेजुटी अमाउंट देना है उसे पहले तो उसे डिपॉजिट करना पड़ेगा, एंड देन ओनली द अपील इज एक्सेप्टेड। सो एप्रोप्रिएट एंड पावर्स, सॉरी अपॉइंटमेंट हो गया यहाँ पे, अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स। तो अब बेसिकली अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, वो इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करती है, उनको जैसा सही लगता है उनके हिसाब से अब इंस्पेक्टर अपॉइंट करती है। इंस्पेक्टर का काम क्या है? इंस्पेक्ट करना, एज सिंपल। पावर्स जो है वो कुछ इंस्पेक्टर्स को दिए गए हैं, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्यों अपॉइंट करती है? ताकि सब चीजें जो है वो सही से चल रही है कि नहीं, इस एक्ट को लोग जो है वो फॉलो कर रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, इसलिए इसे जो है वो पावर्स कुछ दिए जाते हैं। जैसे कोई भी एस्टेब्लिशमेंट में जाकर ये इन्फॉर्मेशन ले सकता है किसी भी एम्प्लॉयर से, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट में ये घुस सकता है, एंड दे कैन इंस्पेक्ट एनी एस्टेब्लिशमेंट टू चेक रिकॉर्ड्स। तो कोई भी तरह की एम्प्लॉयमेंट या ग्रेजुटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर उनको चाहिए तो वो बेसिकली उसे चेक कर सकते हैं बिना किसी परमिशन के। एग्जामिन द एम्प्लॉयर और एनी पर्सन प्रेजेंट whom the security inspector reasonably believes to be an employee। पहले तो अगर वहां पर एम्प्लॉयर है तो ठीक है, एम्प्लॉयर नहीं है तो कोई भी वहां पे व्यक्ति अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि एम्प्लॉय है तो उससे जो है वहां पर जाकर बात कर सकता है। ही कैन ऑल्सो टेक कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। वो कॉपीज भी ले सकता है अपने साथ। कॉपीज मतलब जो अपने साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसे लगा कि जो है उसे अगर फील होता है कि उसे कुछ गड़बड़ लगती है, सस्पेक्ट लगता है, तो वो उस कॉपी जेरॉक्स कॉपी जो है वो अपने साथ जो है वो लेकर जा सकता है। देन एक्सरसाइज एनी प्रिस्क्राइब्ड पावर्स अंडर दिस एक्ट। तो इसके एक्ट में बहुत सारे पावर्स और दिए गए हैं, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने। एक्ट में ऑफिसर्स को, एक्ट में जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ना है। इनमें जो है दो तीन चार पावर जो है वो आप बेसिकली याद रखो, और कोई भी और आप खुद से जो है वहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पावर जो है वो बेसिकली बहुत सिंपल होती है। जैसे वो जाएगा इंस्पेक्ट करेगा, ये तो पावर होगी, आप खुद सोचो। पेनल्टी लगाने की क्या पावर होगी उसके पास? नहीं, पेनल्टी लगाने की पावर उसके पास नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी। अब अगर बेसिकली जो अग्रीव पर्सन है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जो है वो बेसिकली जाकर अपनी ग्रेजुटी को रिकवर कर सकता है। कैसे? पहले तो उसे जाना होगा और जाकर जो है वो पहले अप्लाई करेगा वहां पे। अगर उसके साथ सच में जो है वो धोखाधड़ी हुई है या फिर ग्रेजुटी से क्लियर कट नहीं मिला, तो वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगा? ही विल इशू ए रिकवरी सर्टिफिकेट टू द कलेक्टर हु विल रिकवर द अमाउंट एज अर्लियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू। तो बेसिकली ये वही बात है कि कलेक्टर के पास जाकर बेसिकली जिस तरह से लैंड रेवेन्यू का जो बकाया कलेक्टर कलेक्ट करता है, उसी तरह उसी सेम प्रोसीजर से जो कलेक्टर है वो क्या करेगा? वो उस जो एम्प्लॉयर है उसके पास जाकर वो किसी तरह से कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, या तो पहले तो उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट्स है, अगर वो उसमें जो एसेट्स हैं उसको बेचकर अगर वो पैसे निकल जाते हैं तो ठीक है, पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट्स को बेचकर पैसे निकल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो पर्सनल प्रॉपर्टी भी जो है वो बेच सकता है। इतनी पावर है एम्प्लॉयर की पर्सनल प्रॉपर्टी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो रिकवरेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट। अगर एक बार ड्यू डेट पार होगी, ड्यू डेट यानी कि 30 दिन के अंदर जो है वो देना है, 30 दिन के अंदर उसने नहीं दिया तो ऑलरेडी मैंने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट जो है उस पर जो है वो चार्ज होगा। बट
कंपाउंड इंटरेस्ट भी जो है अगर इंस्पेक्टर या फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी चाहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी जो है उस पर जो है वो चार्ज कर सकती है। ठीक है, बट इट कांट एक्सीड दी ग्रेजुटी अमाउंट। इसका मतलब क्या है कि अगर 11,000 की ग्रेजुटी जो है उसे पे करनी है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते लगाते ये जो है वो 13,000 पहुंच गया, खुद इंटरेस्ट का ब्याज जो है 13,000 पहुंच गया, तो इसमें क्या होगा कि मिलेगा सिर्फ 11,000। यानी कि जो भी अमाउंट है, ग्रेजुटी अमाउंट है, उसका सिर्फ डबल करके, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, तो यानी कि 11,000 है तो मिलेगा जो टोटल 22,000, 22,000 ही मिलेगा, उससे ज्यादा जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज वाई इट कांट एक्सीड दी ग्रेजुटी अमाउंट। जो भी इंटरेस्ट है वो ग्रेजुटी अमाउंट से ऊपर नहीं जा सकता है। पेनल्टीज क्या क्या है? अगर गलत स्टेटमेंट दी गई, ग्रेजुटी छिपाने के लिए, ग्रेजुटी नहीं देने के लिए फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया, जैसे इंश्योरेंस उसने नहीं करवाया, बस उसने बोल दिया कि मैंने करवाया है, तो उसके लिए 6 मंथ की जो है वो इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है, या फिर 10,000 रुपए की फाइन हो सकती है, या फिर दोनों हो सकता है। अप टू 6 मंथ्स यानी कि 6 महीने, यानी 2 महीने 3 महीने भी हो सकती है, 6 महीने तक की जेल और 10,000 रुपए फाइन, या दोनों। अगर उसने कोई भी प्रोविजन वायलेट किया है एक्ट का, जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट है उसका कोई भी प्रोविजन अगर वायलेट हुआ है, तो 3 मंथ्स टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 3 से 1 साल की इम्प्रिजनमेंट, जेल, और एक फाइन 10 से 20,000 रुपए का, वो भी लग सकता है, या फिर दोनों लग सकता है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, अगर उसने ग्रेजुटी पेमेंट नहीं की है, तो उस केस में एम्प्लॉयर्स फेसेस 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, 6 महीने से 2 साल का इम्प्रिजनमेंट है, अनलेस कोर्ट ऑप्ट्स फॉर लेस पनिशमेंट फॉर जस्टिफाइड रीजंस। जब कोर्ट अगर कहे कि हाँ भाई, जो जस्टिफाइड रीजन है, अगर कभी कभी होता है कि कोई डिले होने का कोई कारण होता है, तो कोर्ट उसे जो है वो बेसिकली उस पर जो है वो तहकीकात करेगा, एंड कोर्ट को लगता है कि अगर जस्टिफाइड रीजन है कि इसने पेमेंट नहीं किया, तो उसके लिए वो पनिशमेंट को थोड़ा बहुत कम कर सकता है। ठीक है, तो 6 महीने से 2 साल है, पर हो सकता है उसे 1 महीने पनिशमेंट जो है वो दिया गया, 1 महीने पनिशमेंट देकर उसे जो है वो छोड़ दिया गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दी पेनल्टीज। तो पेनल्टीज जो है वो इस तरह की लगेंगी। So this is all for the Payment of Gratuity Act 1972। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट से बहुत सारे सवाल नहीं आते हैं, तो इसलिए इसको बहुत डिटेल में करने की जरूरत हमें नहीं है। जितना मैंने बताया, इन सभी चीजों को लेकर आप सभी चीजें जो है वो इसे रीड करें। आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑफ दिस हैंड रिटन पीडीएफ एज वेल एज दी सिंगल क्रक्स मटेरियल आल्सो। ये हैंड रिटन नोट्स तो मिलेगा ही, एक क्रक्स मटेरियल भी इसका मिलेगा, जिसमें वो बेसिकली 1 से 2 पेज में सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको हर चीज दिया जाएगा। तो यू विल रिवाइज फ्रॉम दीज टू मटेरियल्स। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ, सो ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो टेक केयर, देन हैव अ नाइस डे।